बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्नमल उस्रि युस्रा इन्नमल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब इला रब्बिका फ़रग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हमसे रिक्वायर कर रहे हैं और हमारा इस बात पे यकीन है कि अल्लाह की ज़ात मौजूद है। वो किस शक्ल में है हमें नहीं उसका पता, और कुरान उसका कलाम है इंसानों से, और कुरान एक सच्ची किताब है और उसमें अल्लाह ने कुछ अहकामात, कुछ मॉडल हमारे लिए दिया है जो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम फॉलो करें, बल्कि फॉलो ही करना चाहिए। उसमें एक चीज़ ये है कि जब भी बात करें तो सीधी किया करें, और जो दूसरी बात है वो ये, अल्लाह ने एक और चीज़ भी हमें बताई है कि हर मेहनत के बाद अल्लाह ने आसानी रखी है। आप पॉजिटिवली कोई मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके बाद आपको उसका रिवार्ड देंगे। जो आज भी हम काम कर रहे हैं ये उसी की एक चीज़ है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत अता करे। हमारा जो रिवीजन सेशन का आज डे 2 है, उसके अंदर हमने जो काम करना है वो ये है कि अभी हम थ्योरी के ऊपर ज़रा फोकस करेंगे। उसके बाद दो न्यूमेरिकल हैं, एक इनकम टैक्स का और एक सेल्स टैक्स का। इंशाल्लाह हम उसको भी वो पूरा करेंगे। कल हमने चैप्टर नंबर 1 को किया था और वहाँ हमने ये सीखा था कि काम को कैसे किया जा सकता है, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखना कैसे है और उसका आंसर कैसे करना है। और कल ये मैं बात कर चुका हूँ कि सीए के अंदर 90% लोग वो हैं जो फेल होते हैं, उनको पेपर आता होता है। यानी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम स्टूडेंट में पाई जाती है वो इंटरप्रिटेशन की है। नॉलेज स्टूडेंट सही कैरी करके बैठा होता है लेकिन उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता, उसको मैनेज नहीं कर पा रहा होता वो एग्जाम के दौरान। और एग्जाम है इसी चीज का नाम। यानी अगर सीए के अंदर तमाम लोगों से उनको पूरा दिन दिया जाए तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट 100/100 मार्क्स ले जाए। तो वो टाइम कंस्ट्रेंट दिया जाता है एग्जाम के अंदर, ताकि कल को जब आप क्लाइंट से बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे। उसने तो नहीं, आपने ये तो नहीं कहेंगे कि जनाब मुझे 10 दिन दे दो मैं बाद में बताऊंगा। कभी कभार आप टाइम ले सकते हैं क्लाइंट से, लेकिन नॉर्मली उसने फोन करना है और पूछना है सर अभी मुझे ये मसला बना, मैं कितना टैक्स काटूं, अभी मैंने क्या काम करना है। दैट इज वाई टाइम कंस्ट्रेंट इज गिवन। टाइम कंस्ट्रेंट आपको दिया जाता है एग्जाम के अंदर, और उस प्रेशर को हमें अपने ऊपर लेना चाहिए कि हाँ ये प्रेशर है और प्रेशर में मैंने काम कैसे करना है। और प्रेशर में काम उसी वक्त आप कर सकते हैं जब आपकी तैयारी ठीक है। जो स्टूडेंट ये कहता है कि मेरे कॉन्सेप्ट गुडमिड हो रहे हैं, तो यानी वो मुंह से खुद बता रहा है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। कॉन्सेप्ट ठीक हो तो फिर जो है वो उसके अंदर गुडमिड होने के चांसेस नहीं होते। चैप्टर 2 है हमारा टैक्स क्रेडिट्स के रिगार्डिंग, के जो टैक्स के अंदर जो क्रेडिट्स हैं, दो चीजें हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम करती हैं। उसमें से एक चीज हमारी जो है वो डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं। ठीक है, ये हमारे टैक्स को कम करती है। और दूसरे हमारे टैक्स क्रेडिट्स हैं। और टैक्स क्रेडिट्स की कल हमने ये बात की थी कि टैक्स क्रेडिट्स के अंदर हमारा जो पहला टैक्स क्रेडिट है वो है फुल टाइम टीचर अलाउंस या रिसर्चर अलाउंस, फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स। उसके बाद हमारे पास
इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। उसके बाद हमारे पास डोनेशन है, फिर हमारे पास इसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, इसका कल फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया था, एंड कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव पेंशन फंड। ये हमारे क्रेडिट्स हैं। इन क्रेडिट्स को माइनस करने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, उसका टैक्स ऐड करना, यहाँ इनकम को नहीं ऐड करना, और फिर यहाँ से आप एडवांस टैक्स को माइनस करेंगे। ये हमारा टैक्स का एक बेसिक न्यूमेरिकल का मॉडल था। जो हमारे डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं उसमें एक है हमारे पास ज़कात, फिर है हमारे पास डोनेशन अंडर क्लॉज 61, फिर हमारे पास इसमें है प्रॉफिट ऑन डेट या इंटरेस्ट, और वर्कर्स वेलफेयर फंड, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड वगैरह। ये आइटम्स हमारे टैक्स को कम करती हैं, और यहीं से ही आप सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को भी लेस कर देंगे, इनको भी लेस कर देंगे और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को भी लेस कर देंगे। ये हमारा, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो इस एरिया के ऊपर है। अब जरा इसमें देखते हैं कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस किस तरह से इसमें टेस्ट हुए हैं। जरा लेटेस्ट से हम चलना शुरू करें। सितंबर 2017 में क्वेश्चन 2, आप कुछ पूछ रहे थे, आपका कोई क्वेश्चन था? गेन इन रूल 14 में गेन तो नहीं है। मुझे लफ्ज की समझ नहीं आ रही, लफ्ज क्या बोल रहे हैं आप? पूरा लफ्ज नहीं बोल रहे, डेज इन ट्रांजिट। अच्छा अच्छा, ये सवाल ये कर रहे हैं कि जब दिनों को काउंट करते हैं इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए, तो उसके अंदर लॉ ने एक एक्सेप्शन दी है कि कुछ दिनों को आप काउंट नहीं करेंगे। वो कौन से दिन हैं? वो आपके ट्रांजिट डेज हैं, कि आप जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क को क्रॉस कर रहे हैं, वो दिन अगर आपको किसी मुल्क में पाकिस्तान में स्टे करना पड़ेगा तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे, उनको काउंट नहीं करना, जैसे भी नहीं करना, उनको काउंट नहीं, सिर्फ उन्हीं को नहीं काउंट करना। इसके अलावा आपकी छुट्टियां हो जाएं, आप उसमें नॉन बिजनेस डेज हैं, ठीक है, आप कोई भी काम है, बीमार हो गए हैं, स्ट्राइक हो गई है, लॉकडाउन हो गया, आप वहां बैठे हुए हैं, ये दिनों। इसके अलावा ट्रांजिट, लेकिन अगर लॉकडाउन ट्रांजिट में था तो फिर वो ट्रांजिट का हिस्सा बन जाएगा ना। एक साहब थे, वो पाकिस्तान से बाहर से आके पाकिस्तान में ठहरे हुए हैं, वो ट्रांजिट में नहीं है, लॉकडाउन हो गया, वो दिन उनके शामिल होंगे। कमिश्नर चाहे तो उसको रिलैक्सेशन दे सकता है ना, वो कहेगा भाईजान मैं अपनी मर्जी से तो नहीं ठहरा हुआ, भेज दे मुझे बाहर, आपकी फ्लाइट ही कोई नहीं जा रही, मैं क्या करूं? अब आपने मुझे तोप में फेंका थोड़ी है उधर, तो चीज में बिठा के भेजेंगे ना, तो है ही कुछ नहीं। तो वो चीजें तो अपनी जगह पर हैं, यानी कि एक सब्जेक्टिव। लेकिन हम, अगर कोई साहब किसी वजह से भी पाकिस्तान में ठहरे हुए हैं, बीमारी की वजह से, वो दिन बाय डिफॉल्ट शामिल होंगे। लेकिन अगर वो इन ट्रांजिट में थे, उस दौरान उनको कुछ दिन लग गए, या वहां उनको पाकिस्तान में किसी इमरजेंसी की वजह से ठहरना पड़ा, तो फिर वो दिन शामिल नहीं होंगे, ये वाले जो नहीं होना, वो टाइम काउंट नहीं होना उसका। ठीक है, ले जी, सितंबर 2017 में एक हमारे पास क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। Determine the amount of deductible allowance that a resident individual deductible allowance। पहली बात यह है कि इसके स्पेलिंग देखने, डिडक्टेबल नहीं लिखना पेपर में, एग्जाम में टेबल का वर्ड यूज नहीं करना, डिडक्टेबल, ये इसके स्पेलिंग ये सही है।
allowance that a resident individual can claim on account of education expenses if his taxable income for the year was rupees 800,000 and he paid monthly fee of rupees 6,000 per child for his 3 children. इसके लिए लॉ ने हमें एक क्राइटेरिया इसका बताया हुआ है कि उसकी इनकम 10 लाख से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, 5% ऑफ दी टैक्सेबल इनकम, और इसके साथ नंबर ऑफ चिल्ड्रन की जो ट्यूशन फी है, राइट, कितनी है वो 60,000 पर चाइल्ड जो है, आप इनमें से जो लोअर अमाउंट होगी आप उसको डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उसने पूछा जी डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डिडक्टेबल अलाउंस, आपने यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करनी है, कितनी अमाउंट होगी। अच्छा अब देखिएगा, इसकी जरा आपने मुझे कैलकुलेशन बतानी है, मुझे नहीं याद, आपको याद है। 8 लाख रुपया इनकम है, इसका 5%, कितना आंसर आएगा जी, 40,000। He paid monthly fees 6,000 per child for his 3 children। ठीक है, तो ट्यूशन फी कितनी हो गई, 6,000 इंटू मंथ 12 इंटू 3, ये कीजिए कितनी आ गई, कैलकुलेटर से करें हो जाएगी इंशाल्लाह। 216,000 और मैक्सिमम कितनी है 180, कंफर्म है, हाँ जी 25% था, 5% था, यार एक मिनट, 25% of taxable income, 5% of the tuition fee, इसका 25% लीजिएगा जरा जी, 200,000 जी, 10,000 और 180 मैक्सिमम, ये लिमिट गिवन है। देखें ये 180 की और सी फिगर है, वही मैं कह रहा हूँ, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 180, यानी 180 लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के साथ है, तो हमारी इसमें उसका आंसर क्या है, क्या अमाउंट उसको मिलेगी, 10,800 उनको जो है ये मिल जाएगी इसमें। यानी इससे जो है हमें अंदाजा हुआ कि बच्चे दो ही अच्छे नहीं हैं, बच्चे ज्यादा होने चाहिए ताकि यहाँ पर अलाउंसेस आपको ज्यादा मिल सके, राइट, ट्यूशन फीस भी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये इसका आंसर था, यहाँ था डिटरमिन द अमाउंट। अगर आप यहाँ प्रोसीजर लिखकर आएंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट ये कहेगा कि सर मैं कुछ लिख के तो आया हूं ना, तो भी ठीक है, उसने भी कुछ लिख दिया है, अब आराम करें आप, टेंशन की क्या जरूरत है, ऐसे ही है ना। तो बहरहाल इसमें उसके बाद है जी मार्च 2016 में अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जी थैंक यू, explain the order of application of various tax credit while computing tax liability of the taxpayer। क्या समझ आई इसकी, हाँ ऑर्डर बताएं, ये देखें ऑर्डर क्या है, क्या आपने टैक्स क्रेडिट्स को ऑर्डर करना है, फिर तरतीब से बताना है। तो आप 3 नंबर का क्वेश्चन है, जो बच्चा इन चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा इनको, तो वो अपना नंबर तो उसको 3 मिल जाएंगे, लेकिन अपना बिल्कुल टाइम जाया करेगा। आप सिर्फ एग्जाम लिखेंगे फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ द टैक्स क्रेडिट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स लॉस, बस। पहले फुल टाइम टीचर अलाउंस, दिस, कोई फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, इसने फार्मूला मांगा कोई आपसे, बिल्कुल नहीं। अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता तो मैं हल्की हल्की प्रोविजन लिख देता ताकि नंबर कुछ मेरे सिक्योर हो जाए, लेकिन बहरहाल उसने मांगा यहाँ पर क्या है आपसे, सिर्फ
ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन, बस उसने ये बात मांगी है। असल चीज, जो स्टूडेंट असल चीज को हाईलाइट कर लेगा ना एग्जाम में कि यहाँ रिक्वायरमेंट ये है, वो पास है। उसको फोकस हो गया कि यार यहाँ रिक्वायरमेंट ये है, यहाँ मैंने जो है ना मेरे से ये बात पूछी गई है। जो स्टूडेंट इससे हट गया, कोई और देखे ना, यहाँ पर कुछ और अल्फाज भी हैं, टैक्स क्रेडिट का लफ्ज भी तो है ना, अगर वो इस पे अटक गया कि मुझे टैक्स क्रेडिट्स को बताना है, तो बात गई। फिर वो बताना शुरू कर देगा ये भी है ये भी है, और उसने क्या किया, नंबर्स को भी नहीं देखा और असल रिक्वायरमेंट ये थी। तो थ्योरी के अंदर उस क्वेश्चन को फाइंड करना कि मेरे से रिक्वायरमेंट क्या पूछी जा रही है, क्या मेरे से टैक्स क्रेडिट्स पूछे जा रहे हैं या मेरे से ऑर्डर पूछा जा रहा है। यहाँ बेसिक चीज थी ऑर्डर, आपने तरतीब बतानी है कि वो किस तरतीब से है। अंडरस्टैंड। आगे जी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोविजंस। प्रोविजंस किसको कहते हैं, लॉ को, कि कानून बताएं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या कानून मुझे एज इट इज बताना है, डीटो बताना है उसे 100%, लॉ की कानून हो नहीं, आपकी अंग्रेजी ठीक हो, अपने अल्फाज में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनकम टैक्स परटेनिंग टू या रिलेटिंग टू फॉरेन टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू अ रेजिडेंट टैक्स पेयर। यहां ये बात थी कि मुझे सिर्फ फॉरेन टैक्स क्रेडिट के ऊपर बात करनी है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें सबसे पहले हमें जो बात करनी चाहिए फॉरेन टैक्स के रिगार्डिंग, तो बताएंगे कि अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस द फॉरेन टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल टू अ रेजिडेंट टैक्स पेयर। ठीक है। नंबर 1, ही हैज अ टैक्सेबल फॉरेन सोर्स इनकम। ठीक है। नंबर 2, द टैक्स ऑन दैट इनकम is paid. Number 3, if tax is payable, then must be paid within a period of 3 years. Right? फिर आप इसमें लिखेंगे, अब ये तो आपने बेसिक प्रिंसिपल्स बता दिए। ठीक है। अब आप इसका डिफॉल्ट बताएं कि इन केस, इसी के साथ लिखें कि इन केस the above tax is not paid within the stipulated time. कितना है वो, 3 years. If the above tax is not paid within the stipulated time या 3 years, then in the 4th year the tax credit taken against that tax credit shall be reversed. उसकी रिवर्सल डाल दी जाएगी। However, if after that this tax is paid, then again the person is eligible for tax credit, दोबारा उसको tax credit मिल जाएगा। ये दूसरी बात इसके अंदर आपने वो लिख देनी है। उसके बाद आपने एक और चीज लिखनी है कि if multiple foreign tax credits are available, if more than foreign source incomes are taxable in Pakistan and taxes are paid, then tax credit for each income shall be taken separately, उसको लिया जाएगा। अंडरस्टैंड। अगर ये क्वेश्चन हो सिर्फ 2 या 3 नंबर का, फिर इतनी बात करना, कंडीशंस लिखनी काफी, फिर इससे ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उसने मुझे 6 नंबर दिए, मार्क्स दिए, तो कुछ मैंने उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन जो थी उसमें कर दी। क्या मुझे यहाँ फॉरेन लॉसेस को डिस्कस करना चाहिए था जी? बिल्कुल बेवकूफी होगी। ठीक है जी। जरा पिछले क्वेश्चन देखिएगा, छोटी सी ब्रेक कर लें और मैं दे दूंगा। वो ऑर्डिनेंस पे पड़ी हुई है, ऑर्डिनेंस में से देख लें, वहां मिल जाएगी आपको। ऑर्डिनेंस जो है ना, उसमें से मुझे ये याद कराना, मैं दे दूंगा आपको। अच्छा जी, एक इसमें जरा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ जो इसकी टैक्सेबल इनकम है, वो मुझे अभी तलहा ने बताया कि इट इज 1.5 मिलियन।
ये 1 मिलियन की बजाय 1.5 मिलियन है जो इसकी मैक्सिमम होनी चाहिए। और इनका सवाल था कि सर अगर यहाँ उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 1.6 मिलियन होती तो फिर आपने चुप करके यहाँ इस क्वेश्चन में लिख देना था नो डिडक्टिबल अलाउंस इज अवेलेबल। इसको कोई डिडक्टिबल अलाउंस, ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर इसको इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाए और स्टूडेंट अपनी कैलकुलेशन करनी शुरू कर दे, बाद में पता चले कि इसका आंसर तो सिर्फ नो था। 1.5 मिलियन से कम होनी चाहिए। बेटा बात यह है कि पहली जो बेसिक कंडीशन है कि ये उस सूरत में आपको डिडक्टिबल अलाउंस मिलेगा अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन से कम है। ये बात समझ आ गई है ना? लेकिन ये तो उसको एलिजिबल है ना, क्योंकि इसकी टैक्सेबल इनकम तो 8 लाख रुपया है, यानी ये क्राइटेरिया बेसिक क्राइटेरिया को मीट कर गया है। अब ये आ गया उसके अंदर, समझ आ रही ना? उनका सवाल था कि यहाँ अगर 16 लाख लिखा होता तो फिर हम कैलकुलेशन ही ना करते, क्योंकि कंडीशंस को ही वायोलेट कर चुका था वो। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमारी अमाउंट्स है ना, जरा इसको भी सुन लें। ये जो हमारी लिमिट्स हैं परसेंटेजेस की, उनकी कैलकुलेशन आपने एग्जाम में कैसे करनी है। जैसे आपकी डोनेशन है तो आपने डिडक्टिबल अलाउंस के लिए लिखना है 30% डिवाइडेड बाय 130%, क्योंकि ये टैक्सेबल इनकम का है। या दूसरे अल्फाज में आप इसको 0.3 डिवाइडेड बाय 1.3 करें। इसी तरह प्रॉफिट ऑन डेट के अंदर 1.30, इसी तरह प्रॉफिट ऑन डेट के अंदर आप या 50% और 150% और 0.5 और 1.5, इस तरह से। ज़कात पे कोई नहीं है, पहले ज़कात माइनस करनी है, फिर आपने ये कैलकुलेशन उसमें अप्लाई करनी है, राइट। इसी तरह अगर आप यहाँ पर 25% लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 25% डिवाइडेड बाय 125%। ये आई कैप ने किया हुआ है, यानी ये कैलकुलेशन मैं खुद से नहीं कर रहा, बल्कि ये आई कैप ने कैलकुलेशन की हुई है, मैं वहीं से इसको आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मौजूद होगी तो पहले हम रिक्वायरमेंट को देखेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पर्टेनिंग टू द फॉरेन टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू द रेजिडेंट टैक्स पेयर। और सेम क्वेश्चन दिखेगा, मार्क्स भी सेम है और ये भी, बाकी इसको पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसने कोई चीज या तो कहता ना, उसने कहा एक्सप्लेन करें, अगर वो कहता कैलकुलेट तो फिर मुझे लाजमी इसको पढ़ना था, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए मुझे अमाउंट चाहिए थी, फिगर चाहिए थी। तो चूंकि उसने जी एक्सप्लेन करें तो मुझे, लेकिन ये नहीं कि आपने इसको एग्जाम में पढ़ना ही नहीं है, इस चीज को एक दफा नजर लाजमी डालनी है तो कोई फिर भी रेलिवेंट चीज ना हो। अच्छा जी, 2010 में 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। देखिए रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे। मिस्टर कमर इंटेंड्स टू डोनेट an amount of 10 million to certain educational and welfare institutions। कुछ एजुकेशन और कुछ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन को डोनेट करना चाहता है, राइट। इन योर कैपेसिटी एज हिज टैक्स कंसल्टेंट explain the tax relief which may be available in respect of such donation and the condition that he must fulfill to avail such relief। क्या पूछा गया है आपसे? यहाँ दो बातों का आपने उसको लाजमी आंसर करना है। उसने दो बातें पूछी, वो डोनेशन की वजह से उसको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे और क्या कंडीशंस मीट होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर इसके लिखना पड़ेगा। टैक्स रिलीफ की उसने बात की है और वो डोनेट करना चाहता है। अब आपने इसका जो आंसर करना चाहिए आपको,
अच्छा जी, इसका जो आपको आंसर करना चाहिए, पहले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का नंबर देंगे, फॉर एग्जांपल इट इज 6, ठीक है। फिर आप इसकी हेडिंग देंगे, ठीक है, टैक्स रिलीफ अगेंस्ट डोनेशन, और इसको आप अंडरलाइन कर देंगे, ठीक हो गया। फिर आप यहां एक लाइन लिखेंगे, द टैक्स रिलीफ इज अवेलेबल टू अ टैक्स पेयर अंडर द फॉलोइंग circumstances, ठीक है। नंबर 1 आप इसमें हेडिंग देंगे डिडक्टिबल अलाउंस, अंडर क्लॉज 61 ऑफ, ये चीज तो याद होगी होगी ना आपको बार बार। नंबर 2 टैक्स क्रेडिट्स अगेंस्ट सेक्शन या अंडर सेक्शन 61, इन दोनों का आप पहले उसे बता देंगे। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन देखें, इसके मार्क्स हैं 9 मार्क्स हैं, तो स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट पहले इसको लिखें और इसको एक्सप्लेन कर दें, फिर इसको लिखें और इसको एक्सप्लेन कर दें, ऐसे भी हो सकता है कि आप इसको एक्सप्लेन कर दें। लेकिन मेरी अपनी ये एग्जाम में आदत रही है कि मैं पहले वो जो 3-4 चीजें होती थी उनकी मैं लिस्ट बना देता था। उसका एक फायदा होता है, कोई एग्जामिनर अगर पेपर आपका चेक कर रहा होगा ना, तो वो सबसे पहले आपकी लिस्ट चेक कर लेगा, और 90% वो कंफर्म हो जाता है कि अगर इसको इन बातों का पता है ना, तो इसकी डिटेल का भी पता होगा। समझ आ रही है ना। और इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि अब आपकी फर्दर वो डिटेल स्क्रूटनी में आपके पेपर को चेक ना करें। तो इसलिए इसका एक बेनिफिट मिल जाता है कि एग्जामिनर शायद इसको स्लिप करके आगे चला जाए और आपकी खूबसूरत हैंडराइटिंग ना देख सके, ये फायदा हो सकता है। लेकिन अगर तो ये क्वेश्चन हो 2 नंबर का, 3 नंबर का, तो मुझे सिर्फ हल्का सा एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि भाई या तो वो अपनी टोटल इनकम को कम कर ले या टैक्स लाइबिलिटी को कम कर ले, 2 बेनिफिट है उसको, ये और ये वाले, खत्म बात। जैसे कि उसने 9 मार्क्स का दिया है, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पहली हेडिंग देंगे और इसकी कंडीशन लिख देंगे। इसकी कोई कंडीशन नहीं है, आप सिर्फ ये लिखेंगे, द डोनेशन कैन बी मेड टू द इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर लिस्टेड अंडर क्लॉज 61 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। दिस डोनेशन मे बी मेड इन कैश, इन काइंड और थ्रू बैंकिंग चैनल, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। however, full stop के बाद, however, this donation should not exceed 30% of the taxable income, उससे taxable income से exceed नहीं करनी चाहिए, राइट। और एक आध इदारा लिख दे, फॉर एग्जांपल सर्टेन इंस्टीट्यूशंस लिस्टेड अंडर क्लॉज 61, शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर लिख दें, उसमें जो है वो आगा खान ट्रस्ट लिख दें, उसके अंदर फौजी फाउंडेशन का लिख दें, एक तो जो 2-3 आपको याद हैं, बात खत्म करें। उसके बाद आप फौरन इसके लिए इसका मेंशन करें टैक्स क्रेडिट्स का, डोनेशन अंडर सेक्शन 61, इफ डोनेशन इज मेड टू द institution, approved charitable institutions, or to the government hospital, or to the कौन सी है, एक गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, राइट, देन अ पर्सन may have the tax reliefs against the tax liability as follows, या as per the following formula, आप वो फॉर्मूला नीचे लिखें और उसमें क्या लिखेंगे, एक्चुअल डोनेशन और 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लोअर, वो लिखने के बाद फॉर्मूला टैक्सेबल इनकम, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय लोअर अमाउंट, ये आपको रिलीफ मिल जाएगा। बस इंशाल्लाह ताला आपको इसमें मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। समझ आ रही है ना।
अच्छा जी, 2009 में स्टेट द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स पर्टेनिंग टू द फॉरेन टैक्स क्रेडिट, देखें दोबारा फिर वही रिपीट हुआ, मार्क्स भी सेम है। तो पास पेपर्स आपको इंटेंसिटी का बता रहे होते हैं कि इंटेंसिटी क्या है, किस लेवल तक जो है वो कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको नहीं छोड़ना, वो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रही है। मिस्टर जी, देखिएगा 8 नंबर का क्वेश्चन है, मिस्टर जी इंटेंड्स टू मेक डोनेशन टू सर्टेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, you are required to advise him on the following: the types of institutions to whom the donations would entitle for tax credits, the method of calculation of tax credits। तो अब आपने यहां पर अंडर क्लॉज 61 वाले को एक्सप्लेन नहीं करना, अब सिर्फ वही इदारे हैं जो टाइप्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर जो है वो कुछ इदारों का नाम याद करने, अगर नहीं याद तो कम से कम आपको ये बात बतानी चाहिए कि जनाब अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इन इदारों को अगर आप देंगे, और कंडीशन मेथड क्या है, यहाँ फॉर्मूला आप वो है वो लिख देंगे, तो इंशाल्लाह इसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। सितंबर 2007 जरा इसको देखिएगा, चलें जी, क्वेश्चन है जी हमारे पास, सितंबर 2007, ड्यूरिंग द ईयर Mr. Y, a resident in person, derived an income of 2.5 million। अच्छा, अगर रेजिडेंट की बजाय यहाँ नॉन रेजिडेंट लिख दिया जाए तो फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, टैक्स लायबिलिटी तो कैलकुलेट होगी। ये जो आपके सैलरीड और नॉन सैलरीड के रेट्स है ना, ये नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट दोनों के लिए है, ये बात ज़हन में रखिएगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, पाकिस्तान से बिजनेस इनकम को अर्न कर रहा है, तो फिर भी उसकी टैक्स लायबिलिटी ऐसे ही कैलकुलेट होगी, ये बात ज़हन में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई अलग रेट्स हैं, आप एग्जाम में परेशान हो जाएं कि भी ये नॉन रेजिडेंट है, इसके तो सर ने हमें पढ़ाया ही नहीं है। भाई ये सैलरीड नॉन सैलरीड के रेट्स सेम है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी साहब की सैलरी है पाकिस्तान सोर्स इनकम से 100, और उसकी फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो बिजनेस इनकम है 200, तो ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड है? तो ये बात याद रखें कि सैलरीड और नॉन सैलरीड के लिए पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों को कंसीडर किया जाता है अगर वो टैक्सेबल है तो, ये बात ज़हन में रखनी है। यानी ये हो गई 300, तो आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर ये देखिए, अब ये सवाल जरा ध्यान से सुनना है, अगर ये रेजिडेंट हो तो ये होगा, लेकिन अगर ये नॉन रेजिडेंट है तो फिर उसकी सैलरी कितनी है 100, और फॉरेन सोर्स इनकम क्या है एग्जेम्प्ट, तो फिर ये क्या होगा, फिर ये सैलरीड पर्सन होगा, ये बात याद रखें। तो आपने अपने जहन में यही फॉर्मूला रखना है कि टैक्सेबल सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, और सैलरीड और नॉन सैलरीड के ये रेट्स इसके लिए हमारे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए। समझ आ रही बात की, इस चीज को आपने कंसीडर करना है। अच्छा, जरा इसकी कैलकुलेशन हम कर लें। अच्छा, उसकी बिजनेस इनकम कितनी है? 2.5 मिलियन, और फॉरेन सोर्स इनकम वो भी बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम है वो। हाउ मच? 30,000 इंटू 120, 3.6 मिलियन।
6.1 मिलियन। अब इसकी टैक्सेशन करते हैं हम। टैक्सेशन में क्या है, ये नॉन सैलरीड, ये आ जाएगा प्लस अब इसमें से लेंगे लेस टैक्स क्रेडिट, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। तो पहले लिखेंगे एक्चुअल टैक्स, कितना पे किया उसने, 720 कैश में है, रुपीज में है 720,000, क्योंकि अगर वो डॉलर्स में हो तो उसको भी आपने कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्ट करके बता रहे हैं, तो बेटा इसको लिखे ना, फिर ये देखें 720 क्या ये फिगर एग्जाम में गिवन है, सवाल ये पैदा नहीं, तो बेटा फिर इसकी कैलकुलेशन शो करें। जो अमाउंट एग्जाम में गिवन नहीं है तो उसकी आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन शो करनी है। तो एक्चुअल टैक्स कितना है, डॉलर है 6,000। भाई गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप, 720,000 और डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम फॉरेन सोर्स इनकम जी 656, विच एवर इज लोअर, 720 535 डबल लाइन, और इसको आप लिखेंगे टैक्स नहीं लिखना नहीं है। इनका सवाल ये है कि क्या इसको मैं टैक्स पेएबल कह सकता हूँ, उसने टैक्स पेएबल मेरे से मांगा ही नहीं है। अगर वो कहता टैक्स पेएबल तो इसका नाम मैं लिखता टैक्स पेएबल, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी में से एडवांस टैक्स माइनस करने के बाद टैक्स पेएबल आता है ना, तो उसने मांगा ही टैक्स लाइबिलिटी है, तो मुझे अगर मैं टैक्स पेएबल लिखूंगा तो गलत इंप्रेशन डालूंगा उसके ऊपर। आंसर ठीक है लेकिन हेडिंग गलत दे दिया मैंने इसके, ये फर्क पड़ेगा। ये कोई फायदा हो रहा है आपको? अच्छा जी, इसी तरह एक बिल्कुल वो देखें क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। मिस्टर एच इंटेंड्स टू डोनेट 5 मिलियन टू कैश टू द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी वो हिच डाल गया, वो उसने कहा वो कैश में देना चाहता है। मेरा क्लाइंट मुझे ये कहे कि जी मैं डोनेशन कैश में देना चाहता हूं, तो मैं उसे कहूं जाओ दो। अगर एक वार्डन खड़ा है और एक साहब उससे पूछते हैं कि अगर मेरी लाइट जो है ये रेड है तो क्या मैं क्रॉस कर लूं सड़क, तो कहेगा ठीक है कर लो। क्या उसे कहना चाहिए? उसे कहेगा भाई रुक जाओ, इस तरह से ना करो। अब ये कैश की अमाउंट जो है आप उन इदारों को दे सकते हैं जो अंडर क्लॉज 61 है, उन इदारों को देंगे जो अंडर सेक्शन 61 है, तो आपको सवाब मिलेगा, टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए सवाब तो दोनों में मिल जाएगा आपको, इसलिए आपको एडवाइस करते हुए इस क्वेश्चन में एहतियात बरतनी चाहिए। उसको आपको बताना चाहिए, कहता जी एन इंस्टीट्यूशन हुज नेम इज लिस्टेड अंडर सेकंड शेड्यूल टू द इनकम टैक्स, ये खुद उसने बता दिया। उस क्वेश्चन में था कि पूछ रहा था कि वो डोनेशन देना चाहता है, एडवाइस करें, वहां आपने खुद ये कहा, अब वो उसने खुद बता दिया एग्जामिनर ने कि इन इदारों को कैश में देना चाहता है, आपके दे दें। A non-profit organization working for the promotion of the education in rural areas of the Pakistan, एक एनपीओ है वो काम कर रही है। अब जरा ध्यान कीजिएगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी सेकंड शेड्यूल में तो हो सकती है ना,
पाकिस्तान के जो नॉन प्रॉफिट एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्लॉज 61 में भी हो सकते हैं, उसके बगैर भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने हमें बड़ा कैटेगोरिकल सेकंड को अलग बता दिया, उसको अलग कर दिया। अब इसको हम अंडर सेक्शन 61 वाला ही समझेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। समझ आ गई बात की? नहीं, यहां नहीं कंसिडर करना क्योंकि उसको उसने अलग किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि क्या इसको मैं अंडर क्लॉज 61 का रेफरेंस दे सकता हूं? नहीं, यहां नहीं देना क्योंकि उसने उसको अलग किया हुआ है। अच्छा, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द अबव डोनेशन टू द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एच। अब सवाल बड़ा टेढ़ा सा है, इसका असर तो टैक्स लायबिलिटी पे नहीं होता इन इदारों का, इनका तो आपकी टोटल इनकम पे होता है, टोटल इनकम कम की जाती है। लेकिन वो कह रहा है जी बताएं इसका इम्पैक्ट टैक्स लायबिलिटी पे क्या होगा। अल्टीमेटली टैक्सेबल इनकम कम होगी तो टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी। ये आपने तो पहले आप हेडिंग देंगे डोनेशन मेड टू इंस्टीट्यूशन अंडर सेकंड शेड्यूल। आप बताएंगे अ डोनेशन कैन बी मेड टू दीज इंस्टीट्यूशन अंडर लिस्टेड अंडर सेकंड 61 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। आप इनको डोनेशन कैश में दे सकते हैं, नो इशू, राइट। बट हाउएवर दिस डोनेशन शुड नॉट एक्सीड the 30% of your taxable income. As taxable income is not mentioned over here, that is why I am unable to calculate the amount. मैं आपको बता नहीं सकता कि आपको कितना बेनिफिट मिलेगा क्योंकि अमाउंट बड़ी हैवी है ना, 50 लाख की अमाउंट देना चाह रहा है। 50 लाख को जरा डिवाइड करें 0.3 पे, नहीं नहीं 50 लाख को 0.3 पे डिवाइड करें, 16 लाख नहीं आना चाहिए है भाईजान। 0.3 पे डिवाइड कर रहे हैं, 0.3 पे डिवाइड करना है। ये 50 लाख के तो ये अमाउंट ऊपर आनी ही चाहिए। हाँ 16 लाख तो हो ही नहीं सकती ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कम होगी, डिवाइड करेंगे तो ज्यादा होनी चाहिए। इतनी ज्यादा अमाउंट होनी चाहिए तो हो भी सकती है। जो बंदा 50 लाख की डोनेशन दे सकता है उसकी इनकम कम थोड़ी होगी। अच्छा जी, तो आप इसको बताएंगे ये दे सकता है, ये लिमिट है उसके ऊपर। फिर नीचे वाले इदारों का बताएंगे कि जनाब इनको आप कैश में देंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक काम करें, आप इसको बताएंगे हाउएवर अ डोनेशन कैन बी मेड थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल, तो इट इज एडवाइज्ड दैट यू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन द बैंक and through cross check this transfer this amount to the institution. You have another option, you may buy the assets and donate these assets to the institutions. आप उनको डोनेट भी कर सकते हो। फिर नीचे आप एक नोट लिख दें, क्योंकि 7 नंबर का एक हल्का सा नोट लिख दें नीचे कि by paying donation to these institutions you must check your taxable income and your tax liability, and to get the maximum benefit from the tax you may pay some donation to the institution mentioned under clause 61 and to the donation and some donation to the institution listed under section 61 आप उनको दे दें। यानी प्रॉपर एडवाइस कर रहे हैं आप कि भाईजान ये तरीका दोनों का है, लेकिन आपको चाहिए ये कि आप डोनेशन को स्प्लिट करें, कुछ इन इदारों को दें कुछ उन इदारों को दें, तो आपका भी फायदा हो जाए उन इदारों का भी फायदा हो जाए। देखिए 30% की लिमिट इधर भी है, उधर भी 30% की है, तो अगर सारी डोनेशन इनको दे देंगे तो जो बाकी डोनेशन आपको जिसका बेनिफिट नहीं मिला तो उसको टैक्स में तो नहीं जाएगी ना, वो खत्म हो गई। तो आप क्या करें कि कुछ इधर ले जाएं कुछ उधर ले जाएं, इधर से भी बेनिफिट लें, पहले टैक्सेबल इनकम को कम करें फिर आप टैक्स लायबिलिटी को कम कर लें। तो ये आप उसको एडवाइस कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपसे नहीं मांगी गई। Mr. Irfan intends to make a donation of 5 million in cash to certain institutions. Advise Mr. Irfan what tax benefits may be available to him and conditions applicable thereon. ये देखिएगा रेपिटेशन कितनी हो रही है। Define the term non-profit organization with reference to the income tax ordinance. ये मेरा ख्याल है कि आपको जो सेक्शन 2 है उसके अंदर ये डेफिनेशन गिवन होगी। NPOs किसको कहते हैं, या सेक्शन 100 कुछ समथिंग है उसमें एनपीओ को डिफाइन किया गया कि एनपीओ किसको कहेंगे। वो कह रहे हैं जी पेज नंबर
33 पे है। बाकी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलते जुलते ही मिलेंगे। 2002 में भी ये क्वेश्चन देखें आया हुआ है। अच्छा ये देखिएगा, इसमें उसने आपसे वो जो रूल्स थे ना इन काइंड के, वो यहाँ टेस्ट किए हैं उसने, कि वो मिस्टर अशरफ मेड द फॉलोइंग डोनेशन ड्यूरिंग द इनकम ईयर, उसने ये डोनेट किया है 2 million to a relief fund sponsored by the government। अच्छा जी, इसके अंदर जो अगली बात है वो कह रहा है जी उसने 20 लाख देना है टू रिलीफ फंड, personal car to an institutions approved. This car was purchased by Mr. Ashraf 4 years ago at the cost of 800,000। The fair market value of the car is 600,000। तो आप इसमें रूल्स को देख लीजिएगा, उसमें मेरा ख्याल लिखा हुआ है कि 10% हर साल की आपको डिप्रिसिएशन मिलेगी। तो 4 साल पहले की है तो उसको हर साल 10% पे कम करते जाएं। लोकल मैन्युफैक्चर्ड कार के लिए, इंपोर्टेड के लिए अलग रूल्स हैं और लोकल के लिए अलग रूल्स हैं। तो इसकी अमाउंट बतानी है कि उसको कितनी अमाउंट वो मिलेगी। मेडिसिन टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल अनअप्रूव्ड परचेज एट द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस। तो मेडिसिन का तो कोई रूल नहीं है, जितने की परचेज की है उसी को मिलेगी। तो हमारी टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी डोनेशन के लिए 20 लाख और 1 लाख, और इसमें से कैलकुलेट कर लीजिएगा। और उसके बाद है प्लीज एडवाइज मिस्टर अशरफ रिगार्डिंग द अलाउंसेस फॉर डोनेशन विच मे बी क्लेम्ड। उसने कैलकुलेशन मांगी है आपसे। इफ दिस सैलरी इनकम इज 800,000 आफ्टर कंसिडरिंग ऑल एडमिजिबल डिडक्शन, जो है इसका मैं आपको आंसर दिखा दूं ताकि आपको ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 2 ही था। ये देखिएगा, डोनेशन टू अ रिलीफ फंड स्पॉन्सर्ड बाय डायरेक्ट डिडक्शन फ्रॉम इनकम, ठीक है। एंड दिस केस रिबेट ऑन एवरेज रेट ऑफ टैक्स इज नॉट कैलकुलेटेड। रिबेट शैल बी अराउंड 480, दैट इज 8 लेस 10% पर एनम रिडक्शन फॉर 4 years, ठीक है। उसकी 8 लाख का 4 लाख 10% कम होगा। नो रिबेट शैल बी अलाउड ऑन डोनेशन टू एन अनअप्रूव्ड प्राइवेट, सॉरी ये अनअप्रूव्ड था ना, उसके ऊपर तो कुछ मिलनी नहीं है, बेशक इन काइंड थी तो उसमें ऊपर तो आपको कोई डोनेशन नहीं मिलनी। अमाउंट ऑफ रिबेट ऑन डोनेशन इज, तो फिर ये उसके साथ कैलकुलेशन करके ये बता दी। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 8 नंबर का ये देखेगा ये क्वेश्चन था। तो आपको यहाँ पर इस चैप्टर के लिए भी रेडी रहना चाहिए कि किस किस तरह के इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, और साथ आपको मेजर क्वेश्चन के अंदर भी उसको ऐड कर सकता है वो।
अच्छा जी, ये है जी हमारे बिजनेस के कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर है आपकी किताब का, खालिद पेटीवाला की किताब का चैप्टर नंबर 11, राइट। क्वेश्चन है जी हमारे पास सितंबर 2017 का, सितंबर 2017 का क्वेश्चन है हमारे पास। Under the provisions of income tax ordinance, state the situations where an expenditure deduction or allowance is required to be apportioned for the purpose of the claiming deduction.